All of you, good morning. My dear students, good morning. All of you, hearty welcome in वर्धमान e-learning. वर्धमान e-learning में आप सबका एक बार पुनः स्वागत. Dear students, आज हमारा विषय वैसे हिंदी है और जिसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं. हिंदी ग्रामर के तो 7-8 चैप्टर पढ़े हमने. तो हिंदी का इससे पहले हमने पढ़ा था लाख की सूड़ियाँ और यथासंभव मैंने पूरा प्रयास किया था. कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत जो पर्सनल फ़ोन नंबर है उस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं. ये बात भी मैंने आपको कह दी. शाबाश. और आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बस की यात्रा. तो बस की यात्रा मतलब ये सिस्टम वो नहीं है कि भाई बस में किस प्रकार यात्रा की जाती है, वो नहीं है. यहाँ पर लेखक जो हरिशंकर परसाई हैं वो हमें मुख्य रूप से बस यात्रा के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आज की हमारी जो यातायात व्यवस्था है वो किस प्रकार शर्माई हुई है, बड़ी खस्ता हालत में है और उसकी बुरी हालत की तरफ न तो हमारी सरकार ध्यान दे रही है और न ही हमारे जनप्रतिनिधि और राजनेता हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं. और यात्री अपनी मजबूरी समझ करके यात्रा करते हैं उसके अंदर और जान को जोखिम में डाल कर यात्रा करते हैं. उसकी स्थिति में उनके क्या हालत होती है, इन बातों के बारे में प्रकाश डाला है. डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप अपनी मुझे थोड़ी अटेंडेंस भी दे देंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ सकूं. वेरी गुड. सब अपना नाम सेक्शन लिखकर भेजेंगे. वेरी गुड. बहुत अच्छी. आज तो बहुत अच्छी अटेंडेंस है. वेरी गुड. तो अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर, यातायात व्यवस्था के बारे में. तो देखिए लेखक कह रहा है कि हरिशंकर परसाई जो लेखक इस पाठ के वो कह रहा है कि आज की यातायात व्यवस्था है बड़ी लड़खड़ाई हुई है और बड़ी खस्ता हालत है. विशेष तौर से गाँवों के अंदर भी स्थिति हम देखते हैं तो वहाँ पर न तो सड़क है न कोई बात, और जो प्राइवेट बसें हैं वो बस ठसाठस भर करके लेके जाते हैं और यात्रियों से पैसे तो पूरे लेना और ऊपर नीचे भर के लेके जाते हैं और उनकी जान भी जोखिम में लेके चलते हैं. तो इसी के आधारित ये पाठ है. मुख्य रूप से लेखक और उसके 4 मित्र हैं वो पन्ना से अपने वापस निर्धारित स्थान पर जाना है उनको और जाने के लिए पता किया इधर उधर कि बस कब है. तो किसी ने कहा एक शाम के समय जो बस हैं वो यहाँ से जाती हैं और जबलपुर के लिए आगे ट्रेन है, उस ट्रेन से मिला लेती हैं. तो आखिर में हमने तय कर लिया ठीक है शाम के समय है उस बस में चले जाएंगे और आराम से आगे ट्रेन मिल जाएंगी. ट्रेन से हम सुबह जबलपुर पहुंच जाएंगे. जबलपुर पहुंचने के बाद में सुबह आराम से हम में से 2 मित्रों को धंधे पर भी जाना था, इसलिए निर्धारित समय पर हम हमारे ऑफिस में चले जाएंगे, काम पर चले जाएंगे, ये तय किया. लेकिन हम में से हमने जरूर पता किया कि वास्तव में बस कब और किस समय रवाना होती हैं, तो कि शाम के समय रवाना होती हैं. तो हमने ये भी तय किया कि उस बस में जाएंगे. लेकिन समझदार व्यक्तियों ने हमें सलाह दी कि जो भी व्यक्ति समझदार होते हैं और शाम वाली इस बस में यात्रा करना एक प्रकार से जोखिम भरा है. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात बताना चाहूँगा क्यों जोखिम भरा है. क्या रात्रि के समय उस बस में यात्रा करेंगे, बीच में लुटेरे लूट लेंगे हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. लुटेरे को लूटने वाला डर नहीं था. यहाँ बस की खस्ता हालत, बड़ी दयनीय स्थिति. साथ साथ में हम यूँ कह सकते हैं, लेखक तो कह रहा है बस स्वयं क्या थी, डाकिन थी. क्या थी? डाकिन. डाकिन महिला डाकू. देखो डाकू होता है ना, डाकू का हम लिंग बदल सकते हैं डाकू डाकिन के रूप में, या विलोम शब्द भी कह सकते हैं. तो वो है, यानी इस प्रकार से बस स्वयं डाकू डाकिन थी. यानी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, खस्ता हालत थी, पुरानी थी. ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने अनुभव कर लिया कि जो भी उस पर यात्रा करते हैं रात के समय उनको हमेशा रास्ते में कोई न कोई परेशानी अवश्य देखनी पड़ती है. इसलिए लोगों ने सलाह दी भाई इस बस से यात्रा करना उचित नहीं है. हमने चारों मित्रों ने आखिर विचार विमर्श करने के बाद में तय किया इस बस से यात्रा करेंगे, देखा जाएगा जो होगा सो, क्योंकि आखिर में हमें आगे जबलपुर वाली ट्रेन भी पकड़नी है. इस प्रकार से हमारे कुछ जो साथी थे, घर वाले थे, हमें वहाँ छोड़ने के लिए बस स्टैंड पहुँच गए और हमने जाके देखा बस की स्थिति देखा तो हमें उसको दया, वास्तव में बड़ी वयोवृद्ध बस थी, पुरानी बस थी. हम ये दया आ गई कि इस वयोवृद्ध
पुराने माता पिता की तरह है ये बस, कहीं सदियों पुरानी बस है, और इस बस के अंदर हम यात्रा कैसे करेंगे? इसके ऊपर बैठने में तो हमें दया आती है, क्या बैठेंगे? ये तो दयनीय स्थिति में, बड़ी खस्ता हालत बस थी, टायर आयर भी नहीं थे, अंदर कांच लगे हुए नहीं थे, हर तरह से देखा जाए तो बड़ी, जितने मजदूर देखा, और बस कंपनी का हिस्सेदार जो है, मालिक है, भागीदार, वो भी उस बस से यात्रा कर रहा है। हमने उनसे भी पूछा तो उसने कहा, हमने पूछा भाई क्या ये बस चलती है? उसने बिल्कुल जी, क्यों नहीं चलती? चलती है। हमने कहा चलती है अपने आप है या चलाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है? नहीं जी, अपने आप चलती है। तो उन हिस्सेदार से ये बात सुना तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस अपनी ये ऐसी खस्ता हालत में बस है, फिर भी अपने आप चलती हैं। ये तो बड़ी अजब की बात है, गजब की बात है। इस प्रकार से हमने वापस सीट के ऊपर बैठ गए हम जैसे तैसे करके, और हमारे को जो छोड़ने आए थे वो हमें इस प्रकार की दृष्टि से देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं, कि उनको भी वो बस की स्थिति देख करके डर लगने लगे, या उन्होंने मन में ये भाव आ गए कि हो सकता है जो हमारे मिलने वाले हैं, जो भी हैं, उनको हम आज अंतिम विदाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बस में यात्रा करेंगे, हो सकता है वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच पाएंगे या बीच में ही परिणाम हो जाएगा, कभी भी इनका स्वर्गास बीच में मतलब हो सकता है, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना होने से जा भी सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। हमने उन्होंने कहा कि भाई उनके मन में ये भाव थे कि वैसे तो प्रकृति का नियम है, आया है, वो एक दिन जरूर जाएगा, लेकिन समय पर जो भी घटना घटित होती हैं, जो भी कार्य समय पर होता है, वो सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो देखिए, एक जिस प्रकार से वयोवर्ध बूढ़ा आदमी होता है, 85 या 90 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो इतना हमें जो दुख होना चाहिए वो नहीं होता है। और वही स्थिति जब एक छोटी सी अवस्था में 20-25 साल का जवान चला जाता है तो कितना हमें दुख होता है। तो इस प्रकार के उनके मन में यही भाव थे भाई कि वो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, उसमें हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन वास्तव में समय से पूर्व कोई घटना घटित होती है तो बड़ी असहनीय होती है, सहन नहीं कर पाते हम, असहनीय जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ना करे सही शांतिपूर्ण तरीके से अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए। उनके मन के भाव तो यही थे कि भाई बस में यात्रा नहीं करे तो अच्छा है। फिर हमने उनको कहा आप चिंता नहीं करिए, हम आराम से पहुंचाएंगे। यहाँ बीच में थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो बस की यात्रा चैप्टर आपका क्या है, प्रश्न क्या है? बस की यात्रा। बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? मैं देखे 2-3 बार बोल दिया है, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक का नाम, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं तो आपको बताना होगा, जैसे मैंने लिखा है प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हरिशंकर परसाई, तो लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी है। प्रस्तुत बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। दूसरा क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, शाबाश, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, प्रश्न बनता है कि बस किस अवस्था में थी, कैसे स्थिति में थी? कौन बताएं? वेरी गुड, हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस की स्थिति बड़ी दयनीय थी, बड़ी खस्ता हालत में थी, खटारा अवस्था में स्थिति में थी, वर्धा अवस्था में थी, और हर तरह से उसके बॉडी थी बस की जो वो टूटी फूटी थी। तो इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से जितने में हमारे डॉक्टर मित्र था वो हमारे पास में बैठा था कि किसी प्रकार से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस बहुत पुरानी है और अनुभवी है। थोड़ा सा हमें दिलासा बंधा कि हाँ ठीक कह रहे, ये तो ठीक कह रहे। एक नई नवेली होती हैं, औरत घर में आती हैं, उनको कार्य करने का, नई बहू लेके आते हैं घर में, तो उसको कार्य करने का जो अनुभव है वो नहीं होता, उनको हर तरह से कार्य करने का अनुभव अपनी सासू से सीखना पड़ता है। तो वही कंडीशन है। तो ये बस क्या है, बहुत ही पुरानी है, अनुभवी है, सदियों से चली आ रही है, इसलिए हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूर हमें निर्धारित स्थान पर समय पर हमें जरूर पहुंचाएंगे। थोड़ा हमें इस भाव से बंध गई, भाई ठीक है, तो तब तो ठीक है। इस प्रकार से हम सब ने तय कर लिया, इस बस से हमने जरूर आगा पीछा किया। आगा पीछा करना इन दुविधा में, हम दुविधा में थे कि क्या करें, इस बस में जाए या नहीं जाए। एक तरफ देखा जाए तो हमें जाना भी जरूरी था। क्यों? यहाँ जाना जरूरी इसलिए था कि सुबह हमें धंधे पर जाना था और जबलपुर के लिए बस जो ट्रेन में आती है उस ट्रेन को ही बस में आती है, इससे जाना भी जरूरी था। दूसरी तरफ ये भी था कि यात्रा करना इसमें दुखद दुविधा में भरा हुआ है, हो सकता है इससे किसी प्रकार से दुर्घटना घट जाए तो हमारे लिए असहनीय स्थिति हो सकती है, ये भी था।
फिर भी हमने आगा पीछा करना, मुहावरा करते, दुविधा में थे कि क्या करें। आखिर में हम सबने ये निश्चय कर लिया कि इस बस से ही यात्रा करेंगे, क्योंकि जब हिस्सेदार भी बस हिस्सेदार है, वो स्वयं इस बस से यात्रा कर रहे हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, तो हमें काहे का खतरा है। हमने श्रद्धा आस्था रखी, उस बस के प्रति हमने श्रद्धा थी कि भाई पुरानी बस है, उसमें आस्था रख के हम चलेंगे और भगवान हमारा भला करेंगे। इस प्रकार से हमने उस बस के अंदर बैठ गए और हम रवाना हुए। और जितने में बस ड्राइवर आ गया, जो बस ने रवाना किया, बस स्टार्ट हुई। जब बस स्टार्ट हुई तो बस की बॉडी पूरी हिलना शुरू की। हमें ये मालूम नहीं हो रहा था, हम इंजन के अंदर बैठे हैं, इंजन के पास में या इंजन के पास में बैठे हैं, पूरी बस इंजन थी, बस की पूरी बॉडी थी वो इंजन की तरह हिल रही थी, पूरा इंजन बस बॉडी है वो हिल रहा था। हमें ये महसूस हो रहा था कि हम इंजन के पास में बैठे हैं, जहाँ हम जिस सीट में बैठे हैं उस सीट के नीचे क्या है, इंजन है, या इंजन की सीट के ऊपर इंजन रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में थी। वैसे मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि बस की जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों पर कांच लगे हुए हैं, उन प्रश्न आ सकता है कि कांच की स्थिति कैसी थी। तो कांच की स्थिति वैसे दयनीय थी, पहले से कांच सब टूटे हुए थे, ठीक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, और थोड़े बहुत थे वो भी टूटने की अवस्था में थे। तो हम बैठे सीट पर कांच लगा हुआ था। हमने सारा मित्रों ने तय कर लिया, कम से कम जब बस स्टार्ट हुई तो बॉडी पूरी हिलने लगी, तो हमने तय कर लिया कम से कम हम इससे दूर जाके बैठे। क्यों? क्योंकि वो कांच जो है लगा हुआ टूट करके हमारे ऊपर गिर जाएगा, इसलिए अच्छा तो ये रहेगा दूसरी सीट पर बैठ जाए। तो हम शहरों ने जाकर दूसरी सीट पर बैठ गए ताकि कम से कम कांच तो हमारे ऊपर नहीं गिरे। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, बस के अंदर जो कांच लगे हुए उनकी स्थिति कैसी थी? कैसी स्थिति थी? वेरी गुड, हाँ शाबाश। बस जब कांच लगे हुए थे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, ठीक नहीं थी। जो कुछ भी कांच थे वो भी क्या थे, टूटे हुए थे, और कभी भी टूटने की अवस्था में टूट कर गिर सकते थे, ऐसी अवस्था में थे। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आगा पीछा करना जाना ना, आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे दुविधा में होना। क्या होना? दुविधा में होना। हम दुविधा के समझ आ रही मेरी बात? दुविधा क्या होती है? हम संकट में थे, क्या थे, क्या करें, यात्रा करें या नहीं करें, विचार विमर्श कर रहे थे आपस में। भाई वास्तव में यात्रा करना भी जरूरी था, जाए तो भी ठीक नहीं, और यात्रा करे तो भी हमारी तरह से एक तरह से कार से हम दुविधा में थे। क्या थे? हम दुविधा में थे। तो इस प्रकार से हमने जब बस स्टार्ट हो गई, ड्राइवर ने बैठ गए और रवाना हो गए। लगभग 15-20 किलोमीटर बस चली होगी, और हम लोगों के अंदर जो भेदभाव थे पूर्णतया मिट गए। हमें संकोच दूर हो गया कि अब बस चल रही है तो ये जरूर निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर हम पहुंचा देंगे और हमारी ट्रेन मिल जाएंगे, और ट्रेन से हम बैठ के आराम से सुबह हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। लगभग 15-20 किलोमीटर बस चली होगी, जितने में अचानक बस क्या हो गई, बीच में रुक गई। जब बस हमने देखा बस रुकी, क्यों देखा, तो वास्तव में बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। बस की पेट्रोल की टंकी है उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। और ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से पेट्रोल जो डीजल वगैरह है, पेट्रोल डीजल वो जो था वो उसको एक बाल्टी में निकाल दिया और नली डाल दी। नली डाल करके और नली को इंजन से जोड़ दिया और वापस बस को रवाना किया। हमारे को थोड़ा वापस होश आया कि अब तो कम से वापस तो रवाना हुई है, इसके बाद बस तो जरूर पहुंचाएंगी। अब देखिए इस प्रकार से जो खटारा स्थिति में बस थी वो तो स्वाभाविक है, दुविधा में तो होना स्वाभाविक था। फिर भी हमने हिम्मत रखी और वापस बस रवाना हुई, तो थोड़ी हमें आशा बन गई कि अब तो कम से कम हमें ये निर्धारित स्थान पर अवश्य ही पहुंचाएंगी। इस प्रकार धीरे धीरे वापस रवाना हुए। और हमें अब ऐसा लग रहा था, जो बस का हिस्सेदार साहब बैठा हुआ था, भागीदार, कि अगले समय में वो उसका इंजन को भी अपने क्या एक ने हमें में से किसी मित्र ने कहा कि अब तो क्या हिस्सेदार साहब क्या करेंगे, इंजन को उठाकर अपने गोद में रख देगा, और जिस प्रकार से एक माँ होती है ना अपने बच्चे को कांच के गिलास के माध्यम से, बोतल के माध्यम से दूध पिलाती है, इसी प्रकार से दूध पिलाता, तेल को पेट्रोल डीजल वो पिलाता रहेगा और बस चलती रहेंगी आराम से। ऐसा भी महसूस हुआ। इस प्रकार से वापस बस रवाना हो गई, धीरे धीरे जा रही थी। और आगे जाते जाते ध्यान दे, बस की रफ्तार अब बिल्कुल कम हो गई। धीमे धीमे बस की जो रफ्तार थी वो बिल्कुल क्या हो गई, धीमे हो गई। बस की रफ्तार धीमे होना स्वाभाविक था। एक जो डीजल था पहले वो टंकी के अंदर से आ रहा था, अब बाल्टी के अंदर से आ रहा था, तो रफ्तार तो धीमा होना स्वाभाविक ही है। और लगभग बस रफ्तार 15-20 मील हो गई, घंटे के अंदर एवरेज स्पीड थी वो 15-20 किलोमीटर थी। ऐसी स्थिति में धीमे 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 वो बस चल रही थी।
मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, हमें विश्वास नहीं था कि कौन सा हिस्सा, बस का जो कौन सा हिस्सा है हमें किस समय किस प्रकार से हमारे को नुकसान दे सकता है। इस प्रकार से कभी हो सकता है उसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, या स्टीयरिंग है वो फेल हो सकती हैं, उसके टायर गार्ड बस के थे वो भी खस्ता हालत में थे, कभी पिंचर हो सकता, पिस हो सकते हैं। इस प्रकार से हर तरह से हमें डर मन के अंदर सता रहा था। हम सबके मन के अंदर भय बैठ गया, डर बैठ गया कि वास्तव में ही बस हमें निर्धारित समय पर पहुंचाना तो दूर है, ऐसा नहीं बीच में कहीं दुविधा में डालें या समय पर पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव हमारे मन में आ रहे थे। और उस साथ साथ में हम देख रहे थे जो सड़क के किनारे प्रकृति के दृश्य थे वो बड़े लुभावने थे। लुभावने का अर्थ है बहुत अच्छे लगना। क्या लगना? बहुत ही अच्छे लगना, सुंदर लगना। प्राकृतिक जो दृश्य था बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन उस प्राकृतिक दृश्य सुंदर लगने के साथ साथ में वो जो पेड़ पौधे आ रहे थे उनसे भी हमें डर लग रहा था। पेड़ पौधों से डर लगने का रीजन क्या, कारण क्या उसका ध्यान दे स्टूडेंट, विद्यार्थी ध्यान दे। तो डर लगने का कारण वो हो सकता है वो बस किसी भी समय जाकर के किसी भी पेड़ से टकरा सकती हैं। इस प्रकार से जब एक पेड़ आता तो हमें डर बैठ, जब पेड़ से बस आगे निकलती चलो एक तो निकला कम से कम, इस प्रकार से हम धीमे धीमे आगे जा रहे थे और थोड़ा भय, लेकिन दूसरा पेड़ आता वापस वही डर। इस प्रकार जितने में किसी को हम किसी प्रकार से झील वगैरह देखते तो भी डर आता कि हो सकता है ये बस किसी भी समय जाकर के उस झील के अंदर अपना गोता लगा सकती है, डुबकी लगा सकती हैं और हमें भी साथ में डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इस प्रकार से हमें उसके भय बैठा हुआ था। एक आगे फिर बस रुकी और जितने में देखो भैया जो एक बार शुरू किया उसने पहले टंकी फैल हो गई, टंकी के अंदर छेद हो गया तो डीजल किस में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया और बस को रवाना किया। और वैसे धीमे धीमे जा रही थी, स्पीड उसकी बहुत धीमे हो गई और अब की बार और क्या हो गई, वापस बस क्या हो गई, बंद हो गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह चली नहीं। और इसी प्रकार से इसमें बात कहना भूल गया, जितने में हमारे किसी मित्र ने कहा ये बस तो वास्तव में बहुत पुरानी है, गांधी जी के सविनय जो अवज्ञा आंदोलन चलाया था उस समय ये बस जरूर क्या होगी, जवान हुआ होगी, जवान होती होगी कि उस समय बहुत। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, विद्यार्थी ध्यान दे, यहाँ जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है फिर भी मैं आपको बीच में करना चाहूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के विरोध में एक आंदोलन चलाया था, विनयपूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन पूर्वक, पहले निवेदन भी किया था। आप यह नमक कानून क्या था तो ये बताना चाहूंगा मैं आपको। उस समय हमारे भारत सरकार के भारत देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लोग थे वो यहाँ उन्होंने उनके द्वारा जो भारतीय द्वारा जो नमक बनाया जाता था नमक भी बनाने नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में नमक हमारे देश का पानी था फिर भी नमक बनाने में वो विरोध, उनके क्या पाबंदी लगी हुई थी, उनका एक अधिकार था। उन्होंने कहा नमक भी हम ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से लोगों में आक्रोश फैल गया और कह सकते हैं आंदोलन का प्रथम शुरुआत कह सकते हैं गांधी जी ने शुरुआत की थी और दांडी नमक यात्रा से। और 7 मार्च 1930 को ये लोग कहाँ पहुंचे थे, साबरमती के किनारे पहुंचे। वहां पर जो पानी सज रहा था उसमें नमक गांधी जी स्वयं ने हाथ में लेकर के नमक कानून तोड़ा, उनका विरोध प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से, जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था नमक कानून के विरोध में। कब चलाया था? 1930 में। तो हम विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और ये कब चलाया। तो गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के विरोध में 1930 में कानून बनाया था और आंदोलन चलाया था। कानून तोड़ने के लिए क्या बनाया था, आंदोलन चलाया था, उसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। कब चलाया? वैसे ही जो साबरमती किनारे पर पहुंचे 7 मार्च 1930 को पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने बिल्कुल सब लोग उनके सहयोगी और भी थे, सबने मिलकर के इनका विरोध प्रदर्शन किया और भैया हमें किसी प्रकार से नमक तो हम भारतीय हैं, हमारा पानी है, हम बनाएंगे। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 में। तो इस प्रकार से एक आगे फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें की पर वो चली नहीं, फिर भी बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी आपस में सहयोग असहयोग की भावना वापस शुरू हो गई और कंपनी के हिस्सेदार कर रहे थे बस को फर्स्ट क्लास और कह रहे थे भाई
कि भाई जो कंपनी का हिस्सेदार था उनसे पूछा हमने ये बस कैसी है, तो उनका फर्स्ट क्लास है जो अपने आप चलती है। और जब बस रुकी हमने उनसे पूछा भाई आप कह रहे थे ना कि बस तो फर्स्ट क्लास है और ये बार बार रुक रही है, ये क्या बस है आपकी? ये तो इत्तेफाक की बात है, झूठ की बात है, फिर फालतू की बनावटी बातें हैं आपकी। सीन साधनी के वृक्षों की छाया में जिसे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी, बड़ी दया करने योग्य लग रही थी। जैसे कोई वर्दा थक कर बैठ गई पेड़ के नीचे, जब वर्दा थकते रास्ते चलती पैदल तो आखिर में हार जाती हैं तो थक कर बैठती हैं, उसी अवस्था में वो बैठी हुई हमें दिख रही थी। लगता है जैसे कोई वर्दा थक कर बैठ गई हो, हमें गलानी हो रही थी, हमें उन पर उस पेड़ जो बस के ऊपर बड़ी दया आ रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, यानी थकी हुई हैं, पुरानी हैं, बूढ़ी हैं, वृद्धावस्था में हैं और इसके ऊपर हम लद के जा रहे हैं, इसको बड़ा दुख होता हुआ होगा, किस प्रकार से हमें कितना कष्ट दे रहे हैं। इस प्रकार से हमें मन ही मन उसके प्रति क्या दया भाव आ रहे थे। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यदि इसका परिणाम हो गया, इसका स्वर्गवास हो गया, तो हमें यहाँ पर भी सुनसान इलाके में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ये जारी जान दे कुछ शब्दार्थ भी आपके सामने है। जैसे डाकिन नहीं, महिला डाकू, श्रद्धा, आस्था। हम किसी के प्रति से हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारा भला करेंगे, तभी जाकर के हम मंदिर में जाते हैं, हाँ कोई अलग अलग जगह जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनके प्रति क्या होती है, हमें आस्था होती है। सदियां, सैकड़ों वर्ष, नवीन बिल्कुल नहीं। जैसे लेखक ने बताया था कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस बड़ी क्या है, अनुभव ये पुरानी है, पुराना अनुभव काम आता है, इस प्रकार हमें कोई नुकसान नहीं, आराम से ले जाएंगे। और नई नवेली होती हैं तो उसको अनुभव नहीं हुआ करता है, बट इस बस को क्या बढ़ाई, अनुभव है, आराम से लेके जाएंगे हम लोगों को। निमित्त कारण, कोई कहता है किस निमित्त, हम किस निमित्त जाने, निमित्त कि वो किस निमित्त वहां गया, कैसे गया, निमित्त का अर्थ क्या है, कारण। रंक, बहुत गरीब, रंक बहुत गरीब। और फकीर साधु जो इधर मांग के खाते हैं, उसको हम कह सकते हैं असहयोग, सहयोग न करना, सविनय, विनय पूर्वक, हम निवेदन पूर्वक बातें करते हैं, किसी कोई काम चीज मांगते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विनय पूर्वक, विनय करना चाहिए, हमें विनय की भावना से काम करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ मुहावरे भी हैं। आगा पीछा करना, दुविधा में होना, यानी वास्तव में लेखक और उसके अन्य मित्र थे वो बड़े ही दुविधा में थे। क्यों थे कि उनको जाना भी जरूरी था एक तरफ, दूसरी तरफ उस बस में जाए तो भी संकट लेके जाना, इस प्रकार से उनको आगा पीछा करे, वास्तव में जाए क्या नहीं जाए, उस मन घबराहट हो रही थी। परिणाम तो होना है मर जाना, जान हथेली पर रखना, जिंदगी को दाव पर लगाना, जिंदगी को दाव पर लगाना। विद्यार्थी ध्यान दें, इसके अलावा इसका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाऊंगा और ये मुख्य आपसे बात करने हैं। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में भेजूंगा, उन सबके होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में आपको अपने आप करने हैं और बाकी का चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी सेकंड जो अध्याय हमने पढ़ा था लाख की सूड़ियाँ, उससे संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की जो इतना पढ़ाया उससे संबंधित किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम समस्या हो तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से मेरे को फोन करके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय।